सोचिए अगर किसी सुबह आप उठें और आपको पता चले कि आपका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार, आपका वोट, अचानक कहीं गायब हो गया है। नमस्ते और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद गंभीर, थोड़ी उलझी हुई और सच कहें तो एक रहस्यमयी कहानी की तह तक जाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल का वोटर वेरिफिकेशन संकट। हाल ही में एक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है जिसने बड़े पैमाने पर हुई वोटर डिलीशन प्रक्रिया का खुलासा किया है और इसी वजह से पूरे राज्य में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। इस पूरे संकट की गंभीरता को समझने के लिए जरा मालदा की इस घटना पर गौर कीजिए। 2 अप्रैल 2026 को हालात इतने बेकाबू हो गए कि अपना वोटिंग अधिकार छिन जाने से हताश लोगों ने 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। और देखिए, ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, ये आम नागरिक थे, टीचर्स, किसान, छोटे दुकानदार। जब सिस्टम से भरोसा टूटने लगता है और इंसान पूरी तरह से लाचार महसूस करता है, तो जमीनी हताशा किस तरह सामने आती है, ये घटना उसका एक बहुत ही जीता जागता और खौफनाक उदाहरण है। तो आज हम किन किन पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं। हम वोटर क्राइसिस को समझेंगे, उस विवादित एल्गोरिथम की जांच करेंगे, डेमोग्राफिक डेटा को एनालाइज करेंगे, जानेंगे कि कैसे बड़े बड़े नाम भी इसका शिकार हुए, और अंत में इस पूरे मामले के पीछे के राजनीतिक दावों पर भी एक निष्पक्ष नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर की, द वेस्ट बंगाल वोटर क्राइसिस। सोर्स मटेरियल बताता है कि राज्य में नवंबर 2025 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम से एक प्रक्रिया शुरू हुई। मकसद था वोटर लिस्ट को अपडेट करना। लेकिन जब फरवरी 2026 में इसके नतीजे आए तो आंकड़े सच में होश उड़ा देने वाले थे। 1.21 करोड़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखे तो राज्य का हर छठा वोटर इस प्रक्रिया से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है। और इसमें जो सबसे शॉकिंग बात है वो ये कि लगभग 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से पूरी तरह साफ कर दिए गए। मतलब इतने सारे लोग अचानक सिस्टम से बाहर हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे नाम कटे कैसे। दरअसल इस पूरी एक्सरसाइज में एक बिल्कुल नई सी कैटेगरी बना दी गई, सस्पेक्टेड वोटर या अंडर एजुकेशन। करीब 60 लाख लोगों को इस अजीबोगरीब कैटेगरी में डाल दिया गया। ना तो उनका नाम आधिकारिक रूप से हटाया गया, ना ही कन्फर्म किया गया, बस अधर में लटका दिया। और वजह क्या थी? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मतलब बहुत ही मामूली क्लरिकल गलतियां। जैसे मान लीजिए आपके नाम की स्पेलिंग में ओ की जगह यू लिख गया हो, या पिता और पुत्र की उम्र के बीच का अंतर कंप्यूटर को सही ना लग रहा हो। हमारे यहाँ कागजातों में ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो आम है ना। बस इन्हीं कारणों से लाखों लोग इस नई कैटेगरी के जाल में फंस गए। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम बिंदु पर, द एल्गोरिदम अंडर स्क्रूटिनी। आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह छटनी हुई कैसे? इसका सीधा जवाब है एक सॉफ्टवेयर। 2002 के वोटर रोल को बेसलाइन मानकर 20 साल पुराने डेटा को मौजूदा डेटा से क्रॉस चेक करने का काम एक मशीन को सौंप दिया गया। लेकिन सोर्स जो सबसे बड़ी चिंता जताता है वो ये है कि नवंबर 2025 में जो सॉफ्टवेयर तैनात किया गया वो पूरी तरह से अनटेस्टेड था। मतलब बिना पूरी जांच परख के उसे लाइव कर दिया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? 24 मार्च 2026 की शाम को इस एल्गोरिथम ने सच में हद पार कर दी। उसने एक ही झटके में राज्य के लगभग 7 करोड़ वोटर्स को एक साथ सस्पेक्टेड घोषित कर दिया। हालांकि 2 घंटे बाद अधिकारियों ने इसे एक टेक्निकल ग्लिच बताकर ठीक तो कर दिया, लेकिन बिना किसी ह्यूमन वेरिफिकेशन के एक मशीन पर इतना बड़ा फैसला छोड़ देना तकनीकी जवाबदेही पर बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, डेमोग्राफिक्स और अनमैप्ड वोटर्स के दिलचस्प आंकड़ों पर। देखिए, शुरुआत में इस पूरी एक्सरसाइज को ये कहकर डिफेंड किया गया था कि इसका मेन टारगेट अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों को हटाना है। लेकिन जब हम असल डेटा देखते हैं तो कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आती है। जिन इलाकों में अवैध प्रवासियों के होने का सबसे ज्यादा शक जताया जाता है, जैसे कि मुस्लिम बहुल डोमकल इलाका, वहां अनमैप्ड वोटर्स यानी वो जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, उनकी दर सबसे कम थी, सिर्फ 0.42%। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो मान्यता प्राप्त हिंदू दलित रेफ्यूजी समुदाय हैं, जैसे मथुआ कम्युनिटी वाले 17 फोकस क्षेत्र, वहां ये रेट औसतन 9.47% मिला। मतलब पूरे राज्य के औसत से भी डबल। तो साफ है कि जो शुरुआती दावा था, जमीनी आंकड़े उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, इम्पैक्ट ऑन प्रोमिनेंट सिटीजन्स। हमें अक्सर लगता है कि सिस्टम की ऐसी गलतियों का शिकार सिर्फ एक आम आदमी होता है ना, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कितना अंधा था ये समझने के लिए जरा इन नामों पर गौर कीजिए।
कारगिल युद्ध के वेटरन मोहम्मद दुआल अली, जिन्होंने देश के लिए गोलियां खाईं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, बंगाल के ऐतिहासिक परिवार से आने वाले मीर जाफर के वंशज और यहां तक कि वर्ल्ड कप जीतने वाली हमारी महिला क्रिकेटर ऋचा घोष। और सबसे बड़ी विडंबना तो सुनिए, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स खुद इस पूरी लिस्ट को वेरीफाई कर रहे थे, मशीन ने उनका नाम भी सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया। असल में इस एल्गोरिदम के अग्रेसिव फ्लैगिंग से कोई भी वर्ग या कोई भी रसूखदार व्यक्ति बच नहीं पाया। अब चलते हैं अपने 5वें हिस्से की तरफ, एनालाइजिंग द ऑब्फस्केटेड डेटा। इतने बड़े बवाल के बाद चुनाव आयोग ने इस डेटा को पब्लिक डोमेन में कैसे रिलीज किया, ये देखना भी बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर इलेक्शन कमीशन की फाइलें 1 MB के आसपास होती हैं, जिन्हें आसानी से सर्च किया जा सकता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के केस में सोर्स बताता है कि इन्हें जानबूझकर 228 MB की भारी भरकम PDF फाइल्स के रूप में पब्लिश किया गया, और वो भी नॉन सर्चेबल। ऊपर से हर फाइल डाउनलोड करने पर कैप्चा लगा दिया गया और हर पेज पर अंडर एजुकेशन का बड़ा सा वाटरमार्क छाप दिया गया। अब आरोप ये लग रहे हैं कि डेटा को ऑब्फस्केट यानी इतना उलझाऊ इसलिए बनाया गया ताकि कोई जर्नलिस्ट या डेटा साइंटिस्ट इसे आसानी से स्कैन और एनालाइज ना कर सके। लेकिन खैर, डेटा को छुपाने की इन कथित कोशिशों के बाद भी ऑल्ट न्यूज़ और डेक्कन हेराल्ड जैसी संस्थाओं ने अपना एनालिसिस कर ही लिया, और जो निकल कर आया वो बेहद चौंकाने वाला था। कोलकाता पोर्ट इलाके का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां एक खास डेमोग्राफिक की कुल आबादी लगभग 50% है, लेकिन जब सस्पेक्टेड वोटर्स की लिस्ट देखी गई तो उसमें उनका हिस्सा हैरान कर देने वाला 82% था। अब आप ही बताइए, ये आंकड़े मशीन और इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाते? और अगर हम थोड़ा और माइक्रो लेवल पे जाएं, एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। रानी नगर के डेटा के मुताबिक वहां के हिंदू बहुल बूथों पर सस्पेक्टेड फ्लैगिंग रेट सिर्फ 3% था, जबकि उसी इलाके के बिल्कुल बगल वाले मुस्लिम बहुल बूथों पर यह दर सीधा 58% तक पहुंच गई। सोचिए, एक ही सॉफ्टवेयर है, नियम भी एक ही है, इलाका भी एक ही है, फिर भी नतीजों में इतना जमीन आसमान का फर्क। ये बातें एल्गोरिदम के न्यूट्रल होने पर बहुत गहरे संदेह पैदा करती हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, इलेक्टोरल मार्जिन्स एंड पॉलिटिकल क्लेम्स। 60 लाख। अब ये 60 लाख सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा चुनावी गणित छिपा है। सोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ इशारा करता है। राज्य की वोटर लिस्ट से जिन लोगों को सस्पेक्टेड या डिलीट किया गया है, उनकी कुल संख्या लगभग उतनी ही है जितनी 2021 के विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी पार्टी की जीत का कुल मार्जिन था। मतलब समझ रहे हैं आप, ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि आने वाले पूरे चुनाव के नतीजे को ही पलट कर रख सकते हैं। इसीलिए इसका राजनीतिक वजन इतना ज्यादा है। इस गर्मागर्मी में राजनीतिक दलों के दावों को सुनना भी जरूरी है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन स्थिति को समझना अहम है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि एक तरफ तो असली वोटर्स के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी पार्टियों के कार्यकर्ता फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों के हजारों लाखों नए वोटर्स के नाम इल्लीगल तरीके से लिस्ट में जुड़वा रहे हैं। सोर्स साफ करता है कि इन भारी भरकम आरोपों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां राजनीतिक तनाव इस वक्त किस चरम सीमा पर पहुंच चुका है। खैर, इन सब राजनीतिक दावों और विवादों से हटकर सोर्स ने आम नागरिकों के लिए कुछ बहुत ही काम की जानकारी भी शेयर की है। अगर आपको अपना नाम वेरीफाई करना है तो 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन ECI के पोर्टल पर जाकर बूथ वाइज लिस्ट में अपना नाम चेक करें। दूसरा, अगर किसी वजह से नाम कट गया है तो आप ECI नेट पोर्टल के जरिए तुरंत ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप सीधे SDM या DM जैसे लोकल मजिस्ट्रेट ऑफिस जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अपने वोटिंग अधिकार को सुरक्षित करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, ये पूरा एक्सप्लेनर हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जब बिना टेस्टिंग वाले एल्गोरिदम इंसानी समझ और हमारे इतने पुराने प्रशासनिक सिस्टम पर भारी पड़ने लगें, तो ऐसे में लोकतांत्रिक संस्थाएं पारदर्शिता कैसे बनाए रखेंगी? और सबसे अहम बात, हम और आप जैसे आम नागरिकों के वोट देने के उस मौलिक अधिकार की रक्षा आखिर कैसे होगी? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि बात सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र की बुनियाद की है।